नमस्कार। कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू ने हमारे दिलों में एक नया डर पैदा कर दिया है। आइए आपके मन में बर्ड फ्लू को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से लेते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। आप इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों के मन में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए कि बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लू अलग अलग नाम सुनते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग है, क्या है इसका, ये कंफ्यूजन जी दूर हाँ, करें। देखिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये अलग अलग हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम नामकरण करते हैं किसी भी बीमारी का। और कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कीटाणु हैं जो ख़ास तौर से पक्षियों में ही होते हैं और उन्हीं के अंदर ये स्वाभाविक तौर से फैलते हैं। और उसी में से एक है इन्फ्लुएंजा ए, जो कि ख़ास तौर से पक्षियों में बीमारी करता है। कुछ पक्षियों में ये साधारण तौर पर होता है और कुछ में ये बीमारी कर देता है। और ये अलग अलग नाम जो आप सुनते हैं ये सब एक ही हैं। उसी को, क्योंकि ये पक्षियों में भी लंग्स पर इफेक्ट करता है, इसलिए हम इसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। हाँ, और पिछली बार जैसे जो हम बर्ड फ्लू तो हमारे पास दोबारा दस्तक दे रहा है हमारे देश में। पिछली बार जो है H5N1 स्ट्रेन हम बहुत ज़्यादा सुनते थे, तो इस बार भी इज इट द सेम स्ट्रेन या डिफरेंट है, क्या है ये? हाँ, देखिए ये इसके कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं और इसको हम दो इस पे प्रोटीन्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम इसको जो है डिफाइन करते हैं। H और N होते हैं और जैसे अभी आपने बोला H5N1, तो अभी तक अगर देखा जाए तो मनुष्यों में दो ही स्ट्रेन्स हैं इसके जो कि आए हैं। उसमें से एक H5N1 है और एक H7N9 है। ये दोनों ही ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो कि मनुष्यों में आए हैं। वरना आप अगर अभी आजकल भी अगर आप देखें तो H5N8 करके भी एक स्ट्रेन है, लेकिन वो अभी तक मनुष्यों में नहीं आई है। तो इसलिए चिंता हमें ज़्यादा जो होती है वो H5N1 से होती है। और अभी कुछ भारत में मामले जो सामने आए हैं उसमें से H5N1 के भी हैं और इसीलिए लगातार हम लोगों के लिए सजग रहना ज़रूरी है। बिल्कुल, H5N1 स्ट्रेन है या बर्ड फ्लू है, ये सिर्फ मानव को संक्रमित कर रहा है, पक्षियों को भी संक्रमित कर रहा है, बाकी जानवर भी इससे क्या कहते हैं डेंजर में है, क्या कह सकते हैं इसका? देखिए सबसे पहले ये समझिए कि जो जंगली पक्षी होते हैं उनमें आम तौर पर ये वायरस रहता है और उनको कोई खास परेशानी इससे नहीं होती, उनके शरीर में ये वायरस रहता है। लेकिन कभी कभी ये वहाँ से जो हमारी शहरी पक्षी होते हैं या जो हमारे पालतू पक्षी होते हैं उनमें आ जाता है। और जब उनमें आता है तो उनमें ये काफ़ी तेज़ बीमारी करता है और आप अचानक से देखने लगते हैं कि पक्षी मर रहे हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि कहीं कौवे मर रहे हैं, कहीं मुर्गी मर रही हैं, कहीं बत्तख मर रही हैं। तो इस तरह से जानवर जो पक्षी होते हैं वो मरने लगते हैं। अब इस कीटाणु के साथ, इस वायरस के साथ हमने ये देखा है कि ये मनुष्य के अंदर भी उनमें से आ सकता है, यानी कि पक्षियों से मनुष्य के अंदर भी आ सकता है। और ये भी देखा गया है कि ये और जानवरों में भी जा सकता है। तो यानी कि जैसे कि सुअर है या घोड़ा है या गाय है, तो इनमें भी पहले देखा गया है कि ये कीटाणु जो है ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। और इसीलिए हमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमें पक्षियों को मारने की ज़रूरत भी पड़ जाती है, जो कि बहुत दुखद है। और कोई भी नहीं चाहता कि हम पक्षियों को ऐसे मारें, लेकिन वो एक मजबूरी बन जाती है, कोई विकल्प नहीं रहता है उस समय हमारे पास। क्योंकि हमें पता है कि ये बीमारी आज जो पक्षियों तक सीमित है वो कल को जानवरों में भी आ सकती है हमारे, और मनुष्य में भी आ सकती है। इसलिए हमें सचेत रहना पड़ता है। तो यानी अगर मैंने अपने घर में पेट्स हैं मेरे पास या फिर पक्षी हैं जो मैंने पाल रखे हैं, तो मुझे ज़्यादा खतरा है, ऐसा सोचें? देखिए यहीं पे दो बातें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में 2-3 पक्षी पाले हुए हैं, पिंजरे के अंदर आपके घर में पक्षी हैं, तो उनसे आपको खतरा नहीं है। ऐसा देखा गया, अगर देखा जाए तो 2003 के बाद से आज तक कभी भी कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया है जहाँ घर के पालतू 1-2 पक्षियों में इस तरह से ये बीमारी उभर कर सामने आई हो। लेकिन जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पक्षियों को पाला जाता है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स हैं, या जहाँ पर इनका लालन पोषण हो रहा है, जहाँ पर इनको किसी व्यवसाय के लिए पाला जा रहा है, या आपने वैसे ही घर में बहुत ज़्यादा पक्षी पाले हुए हैं और खुले में पाले हुए हैं, जहाँ क्योंकि क्या होता है कि जो ऐसी चिड़िया है जिसको कि संक्रमण हुआ है, या चाहे वो पालतू हो चाहे जंगली हो, जो भी हो, वो जब उड़ती है तो उड़ते में भी अपना मल निष्कासित करती है और उस मल से ये जो वायरस है ये दूसरे चिड़ियों में चला जाता है। तो अगर आपने बड़े पैमाने पर कर रखा है चिड़ियों का पालन पोषण, तो ऐसे में संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं कि बर्ड फ्लू आ सकता है। लेकिन अगर घर में 1-2 पक्षी हैं तो वहाँ इतनी संभावना नहीं है और ना देखा गया है वहाँ पर। जी, इस तरह की आशंकाएं नहीं हैं। इंसानों में ये कैसे फैलता है?
देखिए, अब जो चिड़िया होती है, चाहे वो मरी हो चाहे जिंदा हो, दोनों से ही मनुष्य के अंदर इन्फेक्शन आ सकता है। अब जो चिड़िया के आँख से, नाक से, मुंह से जो द्रव निकलता है, जो साधारण तौर पर उसके मुंह से जो द्रव निकलता है, उसमें ये वायरस होता है, और वहीं उसके मल में भी ये वायरस होता है। तो अब अगर या तो आपने चिड़िया को डायरेक्ट छुआ हो और उसको छूने के बाद आपने अपने आँख, नाक, कान अगर छू लिए, तो वहां से इन्फेक्शन मनुष्य के अंदर जाता है। या फिर आप ये भी हो सकता है कि वो चिड़िया का द्रव कहीं गिरा हुआ हो और आपने उस सरफेस को छुआ हो, जिसे हम फोमाइट इन्फेक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर आपके हाथ ऐसी जगह पे लगे, या आप उसका मल साफ कर रहे थे, आपके हाथ उसके मल पर लगे ऐसी जगह, तो वहां से अगर हाथ आपके फिर आंख, नाक और मुंह पर लगते हैं, तो मनुष्य के अंदर ये इन्फेक्शन आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे अंदर ये इन्फेक्शन आया है तो मुझे पता कैसे चलेगा, लक्षण क्या होते हैं? जी हाँ, देखिए, अगर आप किसी चिड़िया के लालन पालन में इन्वॉल्व हैं, या आप उसके डेड बॉडी यानी मीट का काम करते हैं, या उस चिड़िया को ले जाने का काम करते हैं, या उसके फेदर्स को निकालने का काम करते हैं, या उसके मार्केट में काम करते हैं, या आप चिड़ियाघर में काम करते हैं, जहाँ भी आप पक्षियों से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, अगर आप उनके संपर्क में हैं और 1 से 10 दिन के अंदर अगर आपको तेज़ बुखार आता है, अगर आपको जी मिचलाता है, अगर आपको उल्टी जैसा लगता है, दस्त होते हैं, पेट में दर्द होता है, या आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, या बदन में बहुत ज़्यादा दर्द है, सर दर्द है, या कुछ लोगों के आंखों में कंजंक्टिवाइटिस भी देखा गया है, तो अगर ऐसे लक्षण उभर कर आपको आते हैं और आपका कोई संपर्क भी हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ये बर्ड फ्लू तो नहीं हुआ है। जो भी लक्षण अभी आपने हमें बताए, उनमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से भी मिलते जी हैं, हाँ। तो यहाँ पे ये कैसे डिफरेंशिएट करें आम आदमी की कोरोना वायरस है, बर्ड फ्लू है, या नॉर्मल सर्दी जुकाम है? बिल्कुल, देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये लक्षण कोरोना में भी होते हैं, साधारण जो मौसम के हिसाब से फ्लू होता है उसमें भी होते हैं, और बर्ड फ्लू में भी होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई संपर्क का आपकी हिस्ट्री होगी, कहीं ना कहीं इस तरह की बात होगी कि आप उनके आसपास रहे हैं, या आप वहाँ काम करते हैं, या आपका संपर्क हुआ है ऐसे, तब अगर आपको ये सिम्टम्स होते हैं तो आपको तुरंत अलर्ट होना चाहिए, और आपको उस वक्त आपका इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मुझे बर्ड फ्लू ही तो नहीं हुआ है। ये सिम्टम्स ना हो, हम इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास तौर से पक्षियों के आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको एक तो इस वक्त N95 मास्क लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की तरह हवा में होता है और उन लोगों को हो सकता है। तो एक तो मास्क लगाकर काम करें, दूसरा आप ग्लव्स पहन के रखिए, या अगर आप ग्लव्स नहीं पहन पा रहे हैं तो आप जब भी चिड़ियों का काम ख़त्म कर ले रहे हैं, उसके बाद अपने हाथ साबुन और पानी से ज़रूर धोइए, और जितनी देर आप वहाँ हैं, आँख, नाक और मुंह पर ये हाथों को लगाने से आपको बचना है। ये चीज़ें आपके लिए करना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि आप वहाँ से जो संक्रमण है, चिड़ियों से जो संक्रमण है, वो मनुष्यों में ना आए। वहीं आम तौर पर जो लोग हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो अंडे और मीट होते हैं ऐसे समय में, उसको हमें अच्छे से पका करके खाना है। अगर हम कच्चा मीट खाते हैं या कच्चे अंडों का सेवन करते हैं, तो संभावनाएं हैं कि ये संक्रमण मनुष्य में आ सकता है। लेकिन ये जो वायरस होता है, ये हीट सेंसिटिव होता है, और अगर हमने 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अब जो कि आमून तौर पे जब हम खाना अच्छे से पकाते हैं तो इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगर इतना टेम्परेचर पहुंच जाए तो ये वायरस मर जाता है। इसलिए अध पके अंडे या अध पका मीट या अच्छे से नहीं पका हुआ मीट, उसके सेवन से बचें। हमेशा अच्छे से पकाकर खाएं तो आप सुरक्षित रहेंगे। यानी घर में नॉनवेज या अंडा खाने वाले जो लोग हैं वो खा सकते हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस कच्चा ना खाएं, ठीक से पका के। बिल्कुल बिल्कुल। जी, अगर ये जो वायरस है, ये इन्फेक्शन मुझे लग गया है, तो अब मुझे ज़्यादा, मतलब इस वायरस से मैं ये समझना चाह रही हूँ कि पक्षियों को या जानवरों को ज़्यादा खतरा है या इंसानों को ज़्यादा खतरा है? देखिए, पक्षियों को ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उनमें आप देख ही रहे हैं कि आग की तरह से फैल जाता है, और हमें हज़ारों चिड़िया मरी भी मिलती हैं, और हमें हज़ारों को मारना भी पड़ता है। ये एक मजबूरी है, और उनमें बहुत ही तेज़ी से फैलता है। लेकिन क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो 2003 से अब तक 862 ऐसे मामले हैं जो कि मनुष्यों में हुए हैं। अच्छा। तो जंप करा है ये वायरस पक्षियों से मनुष्य के अंदर, और हम इसीलिए चिंता होती है हमें जब बर्ड फ्लू फैलता है कि कहीं ये मनुष्यों में दोबारा ना आ जाए, क्योंकि हमने पहले ऐसे मामले देखे हैं। और चिंता की बात एक ये भी है कि जब भी मनुष्यों में ये बीमारी आई है तो उनमें बहुत घातक रही है, क्योंकि इसका जो मोर्टेलिटी रेट मनुष्यों में है वो 60% है। यानी कि अगर 2 लोगों को मान लीजिए बर्ड फ्लू होता है तो उसमें से एक की मृत्यु हमने अभी तक देखी है। तो इस वजह से ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से मनुष्य के शरीर में भी फैलता है जब मनुष्य को होता है।
होता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मनुष्य के अंदर ये बीमारी आए, और इसीलिए लोगों का, जैसे आप मुहिम चला रहे हैं कि लोगों को सजगता होनी ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। और दूसरा, जब भी कुछ ऐसा हो तो तुरंत आपको जो है, जो भी सरकार की ऐसी कमिटीज़ होती हैं, जो सरकार का डिपार्टमेंट है, उससे कांटेक्ट करना चाहिए कि हमें ऐसा अंदेशा हो रहा है कि हमारे एरिया में बर्ड फ्लू है, या जहां हम पोल्ट्री फार्म में हमारे बर्ड फ्लू का हमें अंदेशा हो रहा है, ताकि वो भी तुरंत एक्शन ले। जी, बर्ड फ्लू के सिम्टम्स जो भी आपने अभी हमें बताए, अगर हमारे दर्शकों में से किसी को अगर वो सिम्टम्स लगते हैं तो क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या होगा और इसका इलाज कैसे होता है, क्या इलाज है इसका? जी हाँ, देखिए, एक बहुत अच्छी बात ये कि हमारे पास इसकी दवाइयाँ हैं, और समय से अगर इंसान डॉक्टर के पास पहुँचे तो बहुत सारी बीमारियों का निदान जो है अच्छा होता है, और उसमें आपको सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लक्षण आपके अंदर हैं, तो तुरंत आप पहले तो अपने डॉक्टर के पास जाइए। हमारे पास इसके लिए ब्लड टेस्ट भी है, जैसे अभी हम कोरोना के लिए RT-PCR कर रहे हैं, इसी तरह से एक RT-PCR का टेस्ट बर्ड फ्लू के लिए भी होता है, तो वो किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो कि हम दे सकते हैं, जिससे कि मनुष्य की बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। तो इसलिए परेशान होने और घबराने की बात नहीं है, जितनी जल्दी आप डॉक्टर तक पहुंचेंगे उतना अच्छा होगा। डॉक्टर के पास जाएंगे और जो आपने टेस्ट बताई, क्या वैसा ही टेस्ट होता है जैसे कोरोना के लिए टेस्ट होता जी है, हाँ, नेजल स्वाब और ये सारी चीजें? RT-PCR करते हैं इसमें भी, हम्म, क्योंकि ये भी हमारे लंग्स पर ही प्रभाव डालता है। जी जी। ये वायरस भी हमारे को जो है निमोनिया करता है, और देखा गया है कि कुछ लोगों में ARDS करता है, जो कि वाइट आउट लंग्स होती हैं, यानी कि लंग्स में बहुत तेज़ी से फैल जाता है ये इन्फेक्शन, जिसकी वजह से कई बार वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ICU में रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए वही टेस्ट है, इसका भी RT-PCR टेस्ट है, जबकि अब इसकी वैक्सीन भी अप्रूव हो चुकी है FDA के द्वारा। लेकिन क्योंकि ये बीमारी बहुत व्यापक नहीं है और इतनी आसानी से नहीं होती है, इसलिए अभी ये मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, बहुत सीमित मात्रा में ही है। लेकिन इसकी वैक्सीन है, बन चुकी है, और कहीं ना कहीं अब शायद अगर बहुत ज़्यादा बर्ड फ्लू फैला या बार बार हर साल ये समस्या सामने आती है, तो सरकार इसके बारे में भी निर्णय लेगी कि जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको हम क्या वैक्सीनेट करें। जी। जी। सीजनल इन्फ्लुएंजा के लिए जो वैक्सीनेशन है, क्या वो भी बर्ड फ्लू पे इफेक्टिव होगा? अगर उस तरह का कोई सीजनल इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन किसी ने ले रखा है ऑलरेडी, तो उसे बर्ड फ्लू नहीं होगा, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, ये वैक्सीन उसके लिए नहीं है, ये दूसरे वायरस के लिए है, दूसरी बीमारी के लिए है इसका। और हमारा जो जो बर्ड्स में जो इन्फ्लुएंजा होता है, ये जो बर्ड फ्लू जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दोनों कीटाणु अलग हैं, वायरस अलग अलग हैं, इसलिए ये वैक्सीन जो है वो उस पर कारगर नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। आपने हमें इतनी सारी जानकारियां दी और हमारे दर्शकों को सजग रहने का तरीका भी बताया। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल indiascience.in अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@indiascience.in। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।